गुड इवनिंग। देखो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था तो वहां पे एक्सेलरेशन फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r²। k² बाय ये वैल्यू थी, है ना। तो अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन वन, हाँ, तो एक्सेलरेशन ही रिलेट कर रहे थे ना। यही हो रहा था I/mr²। इसी को तो यही तो फाइंड किया था, यही से रिलेट कर रहे थे एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली एक्सप्रेशन तो यही था ना, इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r²। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन वन में इस वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं। तो क्या आ रहा था इक्वेशन वन से? mg साइन थीटा माइनस एफ, है ना, इक्वल्स टू m × ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू, नहीं आएगा तो 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। यस यस, ठीक है, ठीक, ठीक है, 2 मिनट वेट। ठीक, 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं। फर्स्ट पेज ये स्टार्ट ही कर रहा था अभी, बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे अब। तो देखो लास्ट लेक्चर में ये डेराइव किया था फाइंस। अभी तक तो सही हुआ है, आगे देखते क्या होगा। बस तुम लोग घर पे रहो, बाहर मत निकलो। घर वालों को भी बोलो कि जब कोई काम नहीं है तो बाहर नहीं जाने के लिए, आराम से घर पे रहो। देखो अब ए इक्वल्स टू क्या है? जी साइन थीटा अपॉन, अरे घर पे रहना है, सावधान सतर्क। अब तुम ये सब ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r²। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या आएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम, ए की वैल्यू क्या है? जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r²। k² बाय r², है ना। अब इसकी वैल्यू इस साइड आ जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r² इक्वल्स टू एफ, है ना। तो एम जी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, फिर इसका एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + k² बाय r² -1/(1 + k²बाय r²। फ्रिक्शन, यहाँ से क्या आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है, एफ।
तो यहाँ से ये वाली वैल्यू चली जाएगी, तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, mg साइन थीटा इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। ऐसे लिख दिया तो अलग अलग ही कर लो फिर एफ। अब देखो इसको भी के स्क्वायर बाय आर से डिवाइड कर दो, इसको भी के स्क्वायर बाय आर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा अपॉन, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू ये होती है। इंक्लाइंड प्लेन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है उसकी वैल्यू ये होती है, इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी इंक्लाइंड प्लेन पे, mg साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में जहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हो, वहीं से कंटिन्यू कर। इंक्लाइंड प्लेन वाले मोशन में आए, अरे जहाँ पे कोई बॉडी इंक्लाइंड, ये किसके अंदर आ रहा है, जो यहाँ पे हेडिंग लिखा था, क्या लिखा था हेडिंग, इस टॉपिक का क्या हेडिंग, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करेगी तो उस केस में फ्रिक्शन ये आएगा, उस केस में एक्सेलरेशन ये आएगा। बट किस केस में, प्योर रोलिंग के केस में, ये प्योर रोलिंग के केस में। अरे के स्क्वायर बाय आर से डिवाइड कर दो ना इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे के स्क्वायर बाय आर से, वहां यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आर स्क्वायर बाय के हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को क्या लिख देंगे, mg साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। हाँ, रेडियस इंक्रीज होगा तो के, उसके अकॉर्डिंग के भी देखना पड़ेगा ना यार, सिर्फ रेडियस से थोड़ी आएगा, ये के भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर पे डिपेंड है, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर पे डिपेंड। डन, नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा बाय mg साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब यहाँ से रोलिंग मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर रोलिंग मोशन, फॉर रोलिंग मोशन या प्योर रोलिंग, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है F, वो लेस होना चाहिए किससे, एफ एस मैक्स और इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ इज लेस देन और इक्वल टू, बताया कि रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से इक्वल होगी या उससे कम होगी। एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ की वैल्यू क्या आई अभी, एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू एन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा होगा इंक्लाइन प्लेन, एम जी आएगा, कॉस थीटा इस साइड आ जाएगा,
तो यहाँ से म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू मिनिमम tan थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अगर म्यू की मिनिमम वैल्यू ये होगी तब ये प्योर रोलिंग होगा, या इससे ग्रेटर होगी वैल्यू तभी प्योर रोलिंग होगा, है ना। ये है प्योर रोलिंग का कंडीशन। तो मिनिमम ये हो जाएगा, तो इससे ग्रेटर या इसके इक्वल होगा तभी प्योर रोलिंग होगा। अगर इससे कम होगा ना म्यू, तो उस केस में प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा, उस केस में प्योर रोलिंग उस केस में प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं। इसका फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड किया, सेकंड फाइंड करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग नहीं पॉसिबल है ना। इससे अगर कम होगा तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब रोलिंग विद स्लाइडिंग जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, bottom of velocity of rolling body at the bottom of inclined plane, the bottom of inclined plane। अब देखिए, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाली हाइट h मान लिया मैंने, इसको थीटा, और ये डिस्टेंस जो है ये l है, ये क्या है l है। बॉडी यहां से रोल कर रही है, रिलीज किया, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ से बॉडी को रिलीज किया, रिलीज यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, ये v हो गया, और ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो देखो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उसका जो है वर्क डन जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, उसका जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेलरेशन, इसका ए पता है अपने को, इसके ए की वैल्यू अपने को पता है, तो या तो एक्सेलरेशन से रिलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन से रिलेट, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो अपन लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस 8, या उससे ज्यादा बेटर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा, 2as, क्योंकि डिस्टेंस पता है। तो v स्क्वायर ये तो इनिशियली 0 था, प्लस 2 ये था g साइन थीटा, s की वैल्यू कितनी है l, है ना, 1 प्लस g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आता है, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो बेसिकली अब देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप h देखेंगे तो h इक्वल्स टू l साइन थीटा होगा। h क्या होगा, ये l है ये थीटा है, तो h की वैल्यू l साइन थीटा होगी। तो आप l साइन थीटा को h लिख सकते हैं, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से v की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2g l साइन थीटा को h, तो 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी है, ये क्या आ जाएगी,
वेलोसिटी ये आर स्क्वायर, या दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी फाइंड करूंगा मैं, मुझे यही आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी फाइंड करेंगे तो आंसर यही है, नोट कर लीजिए इसको। स्टैटिक ही क्यों है? क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन में है ना यार, प्योर रोलिंग मोशन में तो कोई रिलेटिव मोशन हो गया, क्या होगा क्या इस पॉइंट का इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, कोई रिलेटिव मोशन होगा क्या इस पॉइंट का इस सरफेस के रेस्पेक्ट में? जब रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? when there would be relative motion between contact surfaces, when there would be relative motion between contact surfaces, then in that case kinetic friction will act. जहां पे टेंडेंसी होती है वहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्टैटिक। नोट कर लीजिए इसको। डन। म्यू का फॉर्मूला यही होगा। रोलिंग मोशन जो है अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है, सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उस केस में म्यू हमेशा यही रहे, इसीलिए ये बॉक्स के अंदर आया। वी हमेशा यही होगा, इसीलिए ये बॉक्स के अंदर है। एक्सेलरेशन वही होगा, इसीलिए वो बॉक्स के अंदर है। मैं इसको थोड़ा और अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे, पहले ये सब वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या था? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या होगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये के है। तो यहां से आप वेलोसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं। देखो, अगर सेम मास और सेम रेडियस का रिंग है, डिस्क है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो सबके लिए जी साइन थीटा, ये जी जी एल और 2, ये 2L सेम होगा। तो एक्सेलरेशन जिसका ग्रेटर होगा, जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी, है ना? जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं रिलेट करूंगा तो क्या आएगा? सिंस आई, यस सेम होगा, सेम होगा। आई रिंग क्या होता है? आई रिंग फॉर सेम एम एंड आर,
and r. Same mass and radius. I ring equals to I hollow cylinder, है ना, is greater than I hollow sphere is greater than I disk equals to I solid cylinder is greater than I solid sphere, है ना. एंड वेलोसिटी भी सेम होगी. वी रिंग इक्वल्स टू, जैसा एक्सेलरेशन का आ रहा था वैसा ही इसका आएगा, बिकॉज v is directly proportional to under root a. VHS is less than v disk equals to v solid cylinder v solid cylinder. ऐसा है. देखो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते थे अल्टरनेटिवली. क्वेश्चन जब भी आए तो आप देख लीजिए एक बार कैसे सॉल्व करना है. जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला लर्न ही हो जाएगा, है ना. इधर से उधर के की जगह पे आर आ जाएगा, आर की जगह पे के आ जाएगा. ये एच, मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ. यहाँ पे आई तो इसकी वेलोसिटी भी, और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, और v इक्वल्स टू ओमेगा आर है. ये रेफरेंस लाइन ओमेगा आर लिख देता हूँ, रेफरेंस लाइन. यहाँ से रिलीज किया, रिलीज्ड. तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी. तो इनिशियल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दीजिए, सेम ही आएगा. तो यहाँ से पहला कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी mgh. यहाँ पे आएगा तो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यह आ जाएगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर ओमेगा इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर. m m m कैंसल आउट. तो GH एलसीएम ले लीजिए, तो v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाय 2. ये आ जाएगा 2GH, v स्क्वायर कॉमन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ ये फाइनल. तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2GH बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो v क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 2GH बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये आ जाएगी. तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए. टोटल एनर्जी इसलिए इक्वल है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है सिस्टम पे वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है. इसीलिए एनर्जी कंजर्व. नहीं तो दूसरा लगा लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह पे यूज कर सकते हैं, आ जाएगा उससे.
नेक्स्ट लिखेंगे टाइम। टाइम भी फाइंड करना है, तो देखते हैं टाइम का एक्सप्रेशन कैसे आता है। टाइम टेकन टू रीच, जिसने नोट कर लिया है वो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करो टाइम का। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एल बाई वी कर दोगे, वेरी गुड। क्या तब अभी तक क्या पढ़ाया है? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब कि मैंने कुछ बताया ही नहीं है तुम लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। टाइम फाइंड करना है तो वी बाय एल बाई वी कर देंगे, वेरी गुड। कब करेंगे एल बाई वी, ये बताओ पहले। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या उससे ज्यादा बेटर है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन है, एल बाई वी कैसे आ जाएगा? वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट थोड़ी है थ्रू आउट द मोशन। उससे ज्यादा इजी वो, ठीक है? इसमें v का भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और a का भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। जब आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखोगे ना, तो v का भी ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और a का भी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन जब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे ना, तो सिर्फ a का एक्सप्रेशन आएगा, s तो पता है अपने को। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन है इसीलिए एल बाई वी नहीं करेंगे, बात आनी चाहिए समझ में आपको, ठीक है? यहां से रिलीज किया, रिलीज्ड, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस एल है। तो आप यहाँ से यहाँ आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो आप एस का फॉर्मूला लगा दो ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एल, ये वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 एल बाई ए। तो यहाँ से देखिए, जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा उसका टाइम जो है वो मिनिमम होगा। जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा उसका टाइम, ऑब्वियसली जिसका एक्सेलरेशन ग्रेटर है तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कम टाइम लगेगा उसको। इसका मतलब है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा उसका एक्सेलरेशन लेस होगा। जिसका एक्सेलरेशन लेस होगा उसका टाइम जो टेकन है वो ग्रेटर होगा। वो क्या होगा? ग्रेटर। तो टी की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 2l बाय, ये कितना आएगा? जी साइन थीटा, और ये ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसा। तो अगर आपने क्या किया, सिर्फ एक्सेलरेशन का, आपने सिर्फ एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अगर लर्न कर लिया, किसका? एक्सेलरेशन का, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आप टाइम भी इजीली फाइंड कर लेंगे और वेलोसिटी भी इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना? तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो है वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है, वरना फिर से आपको फोर्स का इक्वेशन, टॉर्क का इक्वेशन और प्योर रोलिंग का कंडीशन, ये तीनों यूज करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन का वो एक्सप्रेशन आएगा। तो टाइम ये हो जाएगा। अब सेंस ये पता है कि आई रिंग equals to I hollow cylinder is greater than I hollow sphere is greater than I disk equals to I solid cylinder greater than I solid sphere। तो ये जैसा होगा तो टाइम भी वैसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन इसका ग्रेटर होता था तो इसका टाइम मिनिमम equals to टी एच सी is greater than टी एच एस is greater than टी disk equals to टी
solid cylinder is greater than T solid sphere. ऐसा है, ऐसा। थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। म्यू, जैसे म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। म्यू में और फ्रिक्शन में सिर्फ आएगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सिर्फ म्यू में और फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन आता है उसमें आएगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, वरना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम सब में आएगा के स्क्वायर बाय आर। सब में क्या आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिर्फ फ्रिक्शन और म्यू में आएगा आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये था एक्सप्रेशन। कुछ केस बनाना है मुझे यहाँ से। केस 1, ये किसका कंडीशन था, प्योर रोलिंग के लिए था, ये प्योर रोलिंग है ना। केस 1, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, इफ म्यू इज 0 या म्यू एस बोल दीजिए 0, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या म्यू की वैल्यू 0, म्यू ही लिखो, म्यू एस क्या लिखो। लैग कर रहे हैं क्या? हेलो हेलो, फ्रीज हो गया। हाँ, देखो यहां से, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बॉडी का मोशन कैसा होगा। म्यू की वैल्यू 0 हो गई तो बॉडी का मोशन जो होगा वो कैसा होगा, ये बताओ। फ्रिक्शन 0 हो गया, स्लिपिंग, स्लाइड करेगा, है ना, वो स्लाइड करेगा, रोल कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ mg वाला टर्म आएगा। नॉर्मल भी इसी से पास हो, नॉर्मल भी इसी से पास हो रहा है, mg भी इसी से पास हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट mg sin थीटा भी इसी पॉइंट से पास होगा, mg cos थीटा भी इसी पॉइंट से पास होगा, तो इसको कोई टॉर्क नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। तो जब टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा तो रोलिंग होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा। देन द बॉडी will perform pure sliding, मतलब pure translational motion, and its acceleration, इस केस में इस डायरेक्शन में साइन mg sin थीटा लग रहा है, वरना रोलिंग के केस में क्या था, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। प्योर रोलिंग होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग विद स्लाइडिंग होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में फोर्स जो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है ना। तो इस केस में फोर्स मैक्सिमम है, मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। इस केस में फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हैंड रेज करो एक बार। पार्ट, अरे कुछ लोग होते हैं ऐसे, क्या करोगे उसको। उसको चेंज नहीं किया था, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, कोई दूसरा ही होगा, वो समझ में आ रहा है, कोई दूसरा ही होगा यार। ठीक है, अभी कोई बोल ही दिया तो अभी क्या कर सकते हैं, उसको कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा इग्नोर करो अभी। देखो यहाँ पे, इफ म्यू इक्वल्स टू 0, then the body will then the body will perform then the body will perform pure sliding या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एंड इस केस में क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन अगर एक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम है मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है ना। देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। अच्छा, कितना होगा, तो ए मैक्स कितना आएगा, जी साइन थीटा। एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए मैक्सिमम जी साइन थीटा। नोट कर लीजिए एक बार।
कहाँ पे आई लिखा? ये सब जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। ये जो है ये क्या है? मोमेंट ऑफ, किसके लिए? यहाँ पे लिख लेना, फॉर सेम आर एंड एम, है ना, फॉर सेम आर एंड एम। नहीं नहीं, कुछ लर्न करना नहीं, ये सब लर्न क्यों करेंगे? ये सब ऐसे थोड़ी लर्न, अब रिलेट कर सकते हो ना तुम खुद से, ये बताओ, रिलेट कर सकते हो इसको? रिलेट कर ले, इसीलिए मैं किसी बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहा हूँ। कितना तुम लर्न करोगे कि टी टाइम इसका ग्रेटर होता है, वेलोसिटी इसका ग्रेटर होता है, एक्सेलरेशन इसका ग्रेटर होता है, रिलेट कर लेना, एक्सप्रेशन से आप रिलेट कर सकते। हाँ, बट एटलीस्ट एक याद कर लो एक्सेलरेशन वाला, कि एक्सेलरेशन जो है कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है। सिर्फ एक ही वैल्यू अगर आपने लर्न कर लिया, सिर्फ एक ही वैल्यू आपने लर्न कर लिया, उससे ए क्या, ए का एक्सप्रेशन आ रहा था, वहीं से रिलेट कर रहा हूं सबको। ए का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था? ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। यस, सॉल्व कर सकते हैं, बस एक दो टॉपिक है इसका, उसके बाद हो जाएगा, मतलब कमिंग वीक जो आएगा ना, उस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर और चाहिए मुझे, तो 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बुकलेट आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 सब सॉल्व करो। एक दो क्वेश्चन होगा जो तुमसे, जहाँ पे टॉपलिंग आएगा वो क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, जहाँ पे टॉपलिंग आएगा वो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक दो क्वेश्चन होगा, वो नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएगा। आप अब पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस जो कमिंग वीक है उसमें अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन दो, टॉपलिंग तो बस हाफ एन आवर या 1 आवर मैक्स टू मैक्स, 1.5 आवर में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत हो गया। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जी साइन थीटा। ए मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? जी साइन थीटा। तो यहां से अगर केस 2 की बात करूं मैं, केस 2, केस 2, केस 2 में अगर ए की म्यू की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और लेस देन है tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। बताओ इस केस में मोशन कैसा हो? म्यू जो है वो लेस देन tan थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है, क्या प्योर? अगर देखो म्यू इसके इक्वल होता या इससे ग्रेटर होता, म्यू इसके इक्वल होता या इससे ग्रेटर होता, तब प्योर रोलिंग होता। तो इस केस में क्या होगा? म्यू है मतलब ये रोटेट तो कर रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा तो रोटेट तो कर रहा होगा, बट सफिशियंट फ्रिक्शन नहीं। तो इस केस में इसका मोशन रोलिंग विद स्लाइडिंग हो जाएगा, है ना। देन द मोशन विल बी रोलिंग विद स्लाइडिंग, then the motion will be then the motion will be then the motion will be rolling with sliding, rolling with sliding, then the motion will be rolling with sliding, है ना। एंड एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा? एंड देन एंड एक्सेलरेशन जो होगा, एंड द एक्सेलरेशन and the acceleration of the body ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? जी साइन थीटा से कम होगी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज गिवन एज, ए की जो वैल्यू होगी जी साइन थीटा से ग्रेटर होगी, बट जी साइन थीटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से ग्रेटर। कोई बोलेगा इससे ग्रेटर कैसे आ गया एक्सेलरेशन? इससे तो लेस आएगा, ये बात आ रही है समझ में, क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। फ्रिक्शन जो है
बैकवर्ड डायरेक्शन में ये mg sin थीटा इस साइड था और इस साइड फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन तो g sin थीटा से कम होगा ही, बट एक्सेलरेशन इससे ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि देखो रोलिंग मोशन में यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो काइनेटिक हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या होगी? कम होगी। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अरे म्यू की वैल्यू हो गई 0 से ग्रेटर, tan थीटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से स्मॉलर, तो 0 से ग्रेटर है मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। तो जैसे फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो बॉडी रोटेट करेगी, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। लेकिन म्यू की वैल्यू इस वैल्यू से कम है, तो अगर इससे वैल्यू कम होगी तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा, प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा। इससे वैल्यू अगर कम होगी तो प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। ये तो बताया है ना अभी, स्टार्टिंग में ही बताया ना कि म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर, और ये यहाँ पे स्मॉलर है, तो प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है बट बॉडी रोटेट कर रही है, इसका मतलब स्लाइडिंग भी होगा और रोलिंग भी होगा। मोशन विल बी रोलिंग विद स्लाइडिंग, रोलिंग विद स्लाइडिंग। केस 3, केस 3 तो वही हो गया, इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा by 1 plus r square by k square, then ये बताओ इस बॉडी को यहाँ पे रिलीज किया तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अभी यहाँ पे म्यू आ गया है मतलब फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू आया है मतलब रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन लगेगा तो इस पॉइंट के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो मतलब बॉडी रोटेट करेगी, इसका मतलब इसका मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों है। if mu is greater than equal to tan theta by 1 square plus r square by k square, तो यहाँ पे मोशन क्या हो जाएगा? प्योर रोलिंग है ना, then the motion will be pure rolling, will be pure rolling, and acceleration जो होगा and the acceleration will be minimum, है ना, acceleration will be minimum। इस केस में एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और ए मिनिमम की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर के स्क्वायर बाय आर के स्क्वायर बाय, ठीक है। ये स्टोरी है किसकी? रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, इससे जो है पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ में भी आ जाएगा, फिर से क्वेश्चन कैसा भी हुआ तो आप सॉल्व भी कर सकते। क्वेश्चन देखिए क्या है। स्पिनिंग सिलेंडर क्या म्यू की वैल्यू हाई होगी, म्यू की वैल्यू हाई होगी तभी तो पॉसिबल है रोलिंग। अरे म्यू की वैल्यू वेरी हाई होगी तब तो और भी इजी हो जाएगा रोलिंग, है ना, तब तो और भी इजी हो जाएगा रोलिंग। मुझे ये बताओ म्यू की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाएगी, फ्रिक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा क्या? म्यू की वैल्यू मान लो इन्फिनिटी हो गई, फ्रिक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा? प्योर रोलिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना, ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग आता है ये फोर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यू पे डिपेंड करेगा।
a spinning cylinder of mass m and radius r पहले से रोल कर रहा है, मतलब पहले से स्पिनिंग रोटेट कर रहा है, पहले से रोल मत बोलो, रोटेट कर, स्पिनिंग सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is lowered on a rough inclined plane, on a rough inclined plane of angle, rough inclined plane of angle 30 degree with the horizontal with the horizontal, and mu equals to 1 by root 3, mu equals to 1 by root 3. The cylinder is released, the cylinder is released at a height of 3r from horizontal, 3r from horizontal. Find the total time, find the total time taken by the cylinder to reach the bottom of incline. Bottom of incline, लास्ट में incline लिखा है ना, bottom of incline. नोट करो, एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ इसका कैसा डायग्राम है, और इसका रिलीज किया, द सिलेंडर इज रिलीज्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि ये पहले से रोटेट कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं। आंसर बताओ, ऐसे ही बताओ आंसर, एक्सप्लेन करने नहीं बोलूंगा, आंसर बता दो कितना है। पहले ओमेगा तो पता चले तुमको, ओमेगा किस डायरेक्शन में है, नोट कर लिया क्या इसको? ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये 30 डिग्री है, सिलेंडर ऐसा है, बट आपको अगर साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और ये कैसा रोटेट कर रहा है, तो ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, ऐसा रोटेट, ठीक है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। यस, आंसर तो सही है, आंसर तो ओमेगा नॉट आर बाई नहीं, ओमेगा नॉट आर बाई जी प्लस 6 r बाई अंडर रूट आर बाई जी, ओमेगा नॉट आर बाई जी प्लस 6 √r/g है, क्योंकि पहले ये स्टार्टिंग से ही रोलिंग मोशन नहीं हुआ, क्योंकि इसका ओमेगा है, तो कुछ टाइम तक ये रोलिंग विद स्लाइडिंग वाला केस आएगा, है ना, ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा है ना, ये देखो ना यहाँ से, ये ऐसा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे रोटेट कर रहा होता तब ऊपर जाता, ये तो ऐसा रोटेट कर, और तुम ये बोल रहे हो कि ये स्फीयर इस साइड आएगा, वैसा केस, हाँ यार हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है फिर
हाँ हो सकता है, चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ना, बिकॉज इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ऐसा रोटेट करता हुआ दिखेगा। बट ओमेगा है तो ओमेगा से सिर्फ रोटेट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नोट कर लो। हाँ वही वही देख लेता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि ऐसा है। ये 3R है, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, इसको 3R पे रखते हैं। देखिए, इसको ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो ओमेगा नॉट से रोटेट कराने का मतलब है, अगर यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये यहीं पे रोटेट करता रहता है ऐसा ओमेगा नॉट से, और एम जी की वजह से ये स्लाइड करता, एम जी की वजह से ये, एम जी साइन थीटा की वजह से ये स्लाइड करता, है ना, प्योर रोलिंग वाला केस पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे आप रोटेट कराओगे ना, यहाँ पे ऐसा, अच्छा ऐसे बोल दो ना, अगर मैं ऐसा रोटेट कर, इसको रोटेट करा दूं यहाँ पे ऐसा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो सिर्फ रोटेट करता रहेगा ना यही जगह पे अपने। बट यहाँ पे एम जी साइन थीटा, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, तो ऊपर नहीं जा पाएगा ये, है ना। हाँ अगर ये एम जी साइन थीटा नहीं होता, तो ये रोटेट कर रहा होता, देखते हैं ना अभी। नहीं नहीं, एम जी साइन थीटा भी आएगा ना, एफ तो आएगा ही, फ्रिक्शन तो आएगा, बट एम जी साइन थीटा भी आएगा। एम जी साइन थीटा भी आएगा ना, तो ये जो एम जी साइन थीटा है इस साइड, है ना, एम जी साइन थीटा है इस साइड, फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस फ्रिक्शन की वजह से आगे थोड़ी जाएगा, एम जी साइन थीटा इसको डोमिनेट कर रहा होगा, तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं अपन, सब कुछ चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले ये बताओ, क्या इस यहाँ पे ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना, ओमेगा नॉट आर, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा हो, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका इस डायरेक्शन में एम जी साइन 30 डिग्री, मतलब एम जी बाय, अगर फ्रिक्शन की मैं मैक्सिमम वैल्यू देख लूं, एफ एस मैक्स, तो ये कितना आएगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू है 1/√3 एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1/√3 इक्वल्स टू एम जी कॉस 30 कितना जाएगा, √3/2, तो ये भी हो गया है एम जी बाई, ये भी क्या हो गया है, एम जी बाई। अब देखो ये भी एम जी बाई टू है, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी एम जी बाई टू है, मतलब ये तो यहीं पे रहेगा, अभी ये यहीं पे रहेगा, कोई एक्सेलरेशन होगा क्या इसका, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये भी एम जी बाई टू है, और यहाँ पे एक बार मैक्सिमम फ्रिक्शन चेक कर रहे हैं, वो भी एम जी बाई टू है, तो ये एम जी बाई टू, ये एम जी बाई टू क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तो इसका कोई इस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है, ये सिर्फ रोटेट करता रहे। अब रोटेट करके क्या होगा, उसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए फिर। अब देखो, इसका ओमेगा ऐसा था, ओमेगा ऐसा है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आएगा, तो इसका टॉर्क, ये आर है ये एफ है, आर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये ऐसा आ रहा है इसका टॉर्क, टॉर्क ऐसे आने का मतलब इसका अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहां से ये तो रोटेट नहीं कर रहा है, क्यों रोटेट मूव नहीं कर रहा है आगे, क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि एम जी बाई टू है, और ये भी एम जी बाई टू है, तो यहाँ से सिंस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, है ना, हेंस बॉडी विल रोटेट, बॉडी विल रोटेट एट एट द सेम position till its
एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0। जीरो, है ना। तब तक तो अभी यही रहे, तब तक तो यहाँ पे रहना ही है उसको, उसके बाद फिर से चेक करेंगे क्या हो, उसके बाद फिर से चेक करेंगे क्या हो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। टॉर्क अगर आप फाइंड करेंगे तो टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ये अल्फा क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा, तो वहां से जीरो आ जाएगा। टॉर्क कितना आएगा, आई अल्फा इक्वल्स टू आर, एफ की वैल्यू है एम जी बाई, एफ की वैल्यू क्या है, एम जी बाई। तो ये आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा इक्वल्स टू एम आर इंटू जी बाई, तो एम आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपको जी बाई आर। अल्फा कितना आ जाएगा, जी बाई आर। तो पहले ये ओमेगा जीरो होगा, है ना। तो ओमेगा कितने टाइम में जीरो होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, है ना। माइनस हो जाएगा क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है अल्फा टी, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। ये ओमेगा नॉट है, ये जी बाई आर इंटू टी हो गया। इसको इस साइड लाइए, तो जी टी बाई आर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट, तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट आर बाई जी, ओमेगा नॉट आर बाई जी। तो ये टी आ गया ओमेगा नॉट आर बाई जी। अभी ये बॉडी यहीं पे है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अब एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो अब ये क्या करेगा, अल्फा तो अभी भी वही रहेगा, अल्फा तो अभी भी वही रहेगा, तो अभी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुछ आई बात समझ में। फिर अब वहां से प्योर रोलिंग मोशन वाला कंडीशन स्टार्ट करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको कि इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन कैसा है, एफ का डायरेक्शन कैसे चाहिए, एफ का डायरेक्शन ये समझ में आएगा। टॉर्क आ गया, टॉर्क किस डायरेक्शन में आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तुमको डाउट ही आता है, हर क्वेश्चन में डाउट आ जा रहा है तुम्हारा। ये रोटेशन तुम फर्स्ट टाइम अटेंड कर, मतलब ये तुमने जो ज्वाइन किया है, रोटेशन से ही ज्वाइन किया है या स्टार्टिंग से ही। क्योंकि अगर इतना डाउट आ रहा है, इसका मतलब बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है फिर। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ तुमको, तो तुम तो पता है, अरे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम तो स्टार्टिंग से हो, तुम्हारा तो ठीक है, डाउट आ रहा है तो समझ में आ रहा है, उसको पूरा पूरा डाउट आ रहा है। पूरा डाउट आने का मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है फिर। देखो यार समझो, ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आ रहा है, एम जी साइन 30, तो एम जी बाई टू आएगा। ये ओमेगा नॉट से अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, तो एफ एस मैक्स आ रहा है म्यू इंटू एन, तो ये आ रहा है एम जी बाई टू। ये कितना आ रहा है, एम जी बाई टू, इस साइड भी एम जी बाई टू लग रहा है, इस साइड भी एम जी बाई टू लग रहा है, मतलब बॉडी आगे तो मूव नहीं कर रही है, यहीं पे रोटेट करेगी। बॉडी आगे तो मूव नहीं कर रही है, बॉडी यहीं पे रोटेट करेगी। तो बॉडी अगर यहीं पे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टॉर्क कितना आ रहा है। तो टॉर्क इस पॉइंट के बाद फाइंड कर रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ आएगा, तो आर क्रॉस एफ आएगा, तो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट टू आई अल्फा इक्वल्स टू आर, एफ की वैल्यू एम जी बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू जी बाई आर हो गई। तो अल्फा जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कुछ टाइम के बाद इसका ओमेगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब एक बार ओमेगा जीरो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जीरो हो चुकी है, फिर भी इसका अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर भी इसका अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओमेगा जीरो हो गया, अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी भी आएगी इसी डायरेक्शन में, ऐसा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ये, इस डायरेक्शन में इसका ओमेगा आ जाएगा। तो पहले इसी पोजीशन पे इसका ओमेगा जीरो होगा, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है ओमेगा नॉट आर बाई जी। उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो ओमेगा नॉट आर बाई जी।
अब इसका ओमेगा आएगा, अब इसके ओमेगा की वजह से क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से समझो कि कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे मोशन होगा इसका, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, टॉर्क कैसा लग रहा है, ओमेगा क्यों जीरो होगा, ये सब सब कुछ समझिए आप, कैसे जीरो होता है। है ना, अभी यहीं पे वेलोसिटी जीरो है, अब इसको यहाँ से यहाँ पे आना है, तो एक बार आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा प्योर रोलिंग के केस में, उसकी वैल्यू क्या है ना, उसकी वैल्यू क्या है। क्या वो एफ एस मैक्स से स्मॉलर है या इक्वल है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, अगर ग्रेटर हो गया एफ की वैल्यू तब प्योर रोलिंग नहीं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन आपको कराया है। यस, यस, नहीं नहीं, रोलिंग तो पहले भी हो रहा था, ओमेगा जीरो है। नहीं, स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब तुम सॉल्व करोगे ना, उसमें टाइम जाएगा इस क्वेश्चन में। क्यों जाएगा टाइम, क्योंकि पहले तुमको ये चीज क्लिक होनी चाहिए, ये क्लिक नहीं होगा ना, तो आंसर तुम्हारा अंडर वो 6 अंडर रूट r/g आ जाएगा। ये चीज क्लिक नहीं होगा ना, फिर तुमको तो आंसर आंसर तो बिल्कुल 2 मिनट में आ जाएगा, ये वाला 6 अंडर रूट r/g 2 मिनट्स में आंसर आ जाएगा, ये 6 अंडर रूट r/g 2 मिनट्स में आ जाएगा, है ना। तो बस ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि पहले इसका मोशन कैसा होगा, पहले स्टार्टिंग से ही रोलिंग मोशन होगा या नहीं। एक बार ये चीज क्लिक हो गई ना, तो 2 to 3 मिनट्स बस ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं है। उसके बाद तो फॉर्मूला लिखो, आंसर आ जाएगा, यही आंसर। बस, बट एक बार फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नोट कर लिया इसको। अब यहाँ से क्या है, ये इस बॉडी को, अब फिर से नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, देखो याद है कि बॉडी को यहाँ से रिलीज करते थे, अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। स्टार्टिंग में भी यही रख करते थे ना, कि बॉडी को यहाँ पे रख दिया, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहेगा, फ्रिक्शन लगेगा, इस वजह से ये रोटेट करेगा, जैसे पहले सॉल्व करते थे रोलिंग मोशन और इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ से वो वाला पार्ट स्टार्ट होगा, अब वहां से यहाँ से वो वाला पार्ट स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे इसका ओमेगा भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो, यहाँ पे इसका ओमेगा भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। यहाँ पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा वो देखना है। ये 30 डिग्री,
तो एक बार मैं फ्रिक्शन जो आएगा, फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन आता था वो चेक कर लेते हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको हमेशा, वो चेक करना ही पड़ेगा। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, एफ की वैल्यू क्या आ रहा था, एफ एम जी tan थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ऐसा आ रहा था, है ना। तो एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये। तो एम जी साइन 30 इक्वल्स टू, अब देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और इसी को क्या लिखोगे आप, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, एम जी बाई 3, और ये आ जाएगा 1 बाई 2, ये कितना आ रहा है, एम जी बाई 6। एंड एफ एस मैक्स कितना था, एफ एस मैक्स एम जी बाई 2 आ रहा था। इसका मतलब क्या है, हेयर एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो प्योर रोलिंग के लिए तो ये बताइए ना, एफ लेस देन या इक्वल टू एफ एस मैक्स होना चाहिए, है ना, हेंस प्योर रोलिंग। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सो प्योर रोलिंग इज पॉसिबल, प्योर रोलिंग इज पॉसिबल, ये तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, प्योर रोलिंग इज पॉसिबल है। तो अब सीधा डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए या ऐसे ही देख लीजिए। मैं तो फॉर्मूला लर्न नहीं करूंगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लर्न किया, वही उसी फॉर्मूला सॉल्व करूंगा। ये 3 आ रहा है तो ये आ जाएगा 3r बाय साइन 30, यही हो जाएगा ना ये डिस्टेंस, 3r बाय साइन 30। तो अभी देखो एक्सेलरेशन पहले फाइंड करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा, जी साइन 30 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया जी बाई 2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका जी बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, तो एक्सेलरेशन आ गया जी बाई 3, है ना। नाउ क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2s बाई ए, टी डैश बोल दीजिए यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू 2, एस की वैल्यू कितनी है 3r बाई साइन 30, जी की वैल्यू ये कितनी है, जी बाई 2, जी बाय, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है आपको, ये आ जाएगा 6, ये 4 × 4, सही किया ना यार, जी बाई 3 है, सॉरी जी बाई 3, जी बाई 3 है, तो ये आ जाएगा 9 × 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 × r/g, 6 × r/g। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम t प्लस टी डैश, तो यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा ओमेगा नॉट r/g प्लस 6 √r/g, 6 √r/g, इतना है 600, तो टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस टी डैश, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट r/g प्लस 600। बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, समझिए, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आंसर है, और इसमें भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, तो उसको मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल दिखे, उसको मैंने पहले ही फाइंड कर लिया कि एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल दिखे, ठीक है, इसलिए। फुल पेज तो एक बार में नहीं हो पाएगा यार, इतना स्क्रीनशॉट लो फिर मैं थोड़ा सा, यस, किस केस में सिलेंडर अपवर्ड जाएगा, जब इसकी कोई वेलोसिटी होगी तभी जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी जब तक नहीं होगी इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से नहीं जा सकता, फ्रिक्शन की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। आपको पता है अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा से ग्रेटर भी होता ना,
जैसे यहाँ पे हो जाता एम जी साइन थीटा, एम जी बाई 2 आ रहा है, ये आ रहा था एम जी ही आ जाता, तो क्या ये मूव करता, क्या नहीं करता? हाँ, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एडजस्ट करता खुद को। डन। देखिए यहाँ से नोट कर लिया इसको, ऐसे एक दो एग्जांपल है, ऐसे पूछ रहा हूँ, आंसर करना। ये एंगल थीटा ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, आंसर आना चाहिए इसका। इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा है, ये जो है हॉलो स्फीयर है। ऐसे फर्स्ट फर्स्ट एरो लगा के लिखो ऐसा, इफ द हॉलो स्फीयर of mass m1, mass m1 is filled with a liquid of mass m, with a liquid of pure rolling motion, ये आपको कंसिडर करना है प्योर रोलिंग, ठीक है, लिक्विड ऑफ मास m2, देन एक्सेलरेशन बताइए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? के के टर्म में मत बताना मुझे, आई के टर्म में बताना। नॉर्मल क्या होता था, ऐसा होता था जी साइन थीटा, ऐसा होता था एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम प्लस आई सी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होता था। इसका रेडियस आर मान लीजिए, रेडियस आर, तो ऐसा एक्सप्रेशन है। यही से मैं इसको एम के स्क्वायर लिखता था, एम कॉमन आ जाता था, एम एम कैंसिल आउट हो जाता था, तो आंसर आता था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इससे रिलेट करना एम जी साइन थीटा से, क्या आएगा एक्सप्रेशन? एम की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगा ये बताओ, एम की जगह पे यहाँ पे क्या है? एम वन प्लस एम लिख दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम वन प्लस एम टू इंटू जी साइन थीटा अपॉन
m1 plus m2 plus ICM upon r square, स्मॉल r लिया रेडियस r square। ICM बता दो, m1 plus m2 into g sin theta by m1 plus m2 ICM की वैल्यू क्या होगी ये बता दीजिए। सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा वो। बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए डिफाइन, कोई बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए डिफाइन है? किस बॉडी के लिए डिफाइन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिजिड बॉडी। ये बता, वाटर रिजिड है? वाटर रिजिड है? नहीं है। क्या रिजिड है यहाँ पे? हॉलो स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा? हॉलो स्फीयर का आएगा, m1 r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये आएगा आंसर, क्योंकि उसका मोमेंट, देखो जो डाउट है ना, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, खुद से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मैं कोई अगर डाउट पूछता तो मैं उससे थोड़ा सा बेसिक्स जानने की कोशिश करता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अब बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए फाइंड किया था? जब भी फाइंड किया है रिजिड बॉडी के लिए फाइंड किया ना। किसके लिए फाइंड किया? रिजिड बॉडी के लिए। तो ये जो वाटर है, इसके अंदर जो वाटर फिल किया है वो रिजिड है? रिजिड नहीं है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ किसका आएगा? हॉलो स्फीयर का है। देखिए मास दोनों का आएगा यहाँ पे, ये मास ये मास, बट यहाँ पे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो मास m1 plus m2 नहीं। क्लियर है? सिर्फ यहाँ पे जब मास लिखेंगे उसमें आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ मास किसका आएगा? हॉलो स्फीयर का आएगा, क्योंकि उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। वाटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई भी लिक्विड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फाइंड कर पाएंगे आप, क्योंकि वो रिजिड नहीं, वो रिजिड नहीं। अभी ऐसा होता था, if the liquid if the liquid inside the sphere freezes then तब एक्सेलरेशन क्या होता? ए की वैल्यू मास तो वही हो जाता है m1 plus m g sin थीटा बाय m1 plus m2। अब आएगा ICM में, ये आएगा, अब आएगा क्योंकि वो फ्रीज हो चुका है। तो फ्रीज हो गया मतलब सॉलिड बन चुका है। तो ये वाला एक सॉलिड स्फीयर दिखाई देगा, वाटर का सॉलिड स्फीयर आएगा, और ये हॉलो रहेगा, ये हॉलो रहेगा, और इसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? m1 plus m2 इंटू जी साइन थीटा बाय m1 plus m2 प्लस आई की वैल्यू 2/3 m1 r स्क्वायर प्लस 2/5 m2 r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, बट ये बात आई समझ में? क्योंकि अभी जो वाटर है जो फ्रीज हो चुका है, जो आइस बन चुका है, वो सॉलिड हो गया। वो क्या हो चुका है? सॉलिड। देखो ये, इसका मास डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, और यहाँ पे जो मास आया है उसका मास डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइस बना होगा, ये बताओ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसमें जो भी आइस है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो मास m1 है, क्या इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं है। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। हियर इज मास हियर, यहाँ पे आइस के केस में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, हियर इज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, इसीलिए इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हॉलो रहेगा और ये इसके अंदर जो आइस है वो सॉलिड रहेगा। नोट कर लीजिए इसको।
डन। अभी है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बचा है और टॉप लिंक नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजीली कंप्लीट। वैसे तो एक ही लेक्चर का है, बट तुम लोग थोड़ा नोट जो है वो थोड़ा स्लो करें, इसीलिए 2 लेक्चर में मैं उसको कंप्लीट करूंगा। देखते हैं ना, एक लेक्चर में हो जाएगा तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें क्या है। डन। यस यस, 1 मिनट यार, 11%। नोट करो, तब तक मैं चार्ज में लगाता हूँ फोन। लास्ट टाइम की तरह लास्ट सैटरडे भी ऐसे ही हुआ। एक मिनट, पता नहीं यार। नेक्स्ट लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAR। इसको समझने से पहले मैं प्योर रोलिंग से ये स्टार्ट करूंगा। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। तो एक बॉडी है, ये रोल कर रही है, V से आगे जा रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, इसका रेडियस R है, मास है। प्योर रोलिंग के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू ओमेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है ना। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग मोशन में मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी, तो कैसे लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितना होगा, हाफ m इंटू VCM स्क्वायर, यही VCM प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको VCM। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m
VCM जो है वो V है, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए हाफ ओमेगा स्क्वायर, तो MR स्क्वायर प्लस ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ ये जो वैल्यू है ये क्या, ये है क्या, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। ये पॉइंट जो P है, अगर इस P पॉइंट से मैं एक एक्सिस को पास करा दूं, इस P पॉइंट से मैं एक एक्सिस को पास करा दूं ऐसा परपेंडिकुलर, और ये एक्सिस जा रहा है, तो IP आप क्या लिखोगे, IP होगा ना आपका ICM प्लस MR स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर आपको इस बॉडी की प्योर रनिंग मोशन में इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर, जरूरी नहीं है हाफ IP इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये एक्सप्रेशन किस में आता है, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी का किस में होता है? अरे किस मोशन में आता है हाफ आई ओमेगा, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस इंस्टेंट पे, अगर आप यहां से मोशन को एनालाइज करेंगे, यहां से मोशन को आप एनालाइज करेंगे पॉइंट P के अबाउट, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन। तो यहां से एक चीज है ना, इसको पढ़ते अपन रोलिंग में ही, बट यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिलेट करूंगा। तो यहाँ से कितनी सही ये कितना जो है ना, अब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको रोलिंग मतलब प्योर रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर P पॉइंट से आप मोशन को एनालाइज करोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो रोलिंग मोशन इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू प्योर प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसका मोशन कैसा हो जाएगा, प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्टेंट पे, तो प्योर रोटेशनल में क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, उसी के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा होता है, उसी के अबाउट बॉडी क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में तो यही पढ़ा है। बट यहाँ पे ये आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा यहीं पे नहीं होगा, ये चेंज होता रहेगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। बट हर इंस्टेंट पे अगर आप फाइंड करोगे, हर इंस्टेंट पे इस पॉइंट के अबाउट, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, जब बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो हर केस में इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमेशा मोशन कैसा होगा इसका, प्योर रोटेशनल मोशन। इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे एक एक्सिस होगा, ये एक इस इंस्टेंट पे ये एक्सिस, उसके बाद यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस। तो क्या इसके अबाउट अभी इसका मोशन प्योर रोटेशनल मोशन है, अरे है या नहीं। तो इसी एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा है, एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसीलिए किसी इंस्टेंट पे है ये, किसी इंस्टेंट पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन द कंबाइंड मोशन। ये समझा क्या, ये बात आई समझ, या इसको भी मैं फिर से रिपीट करूं, ये बताओ अभी इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोशन कैसा है, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट के अबाउट इसका मोशन कैसा है, ये ऐसा जा रहा था अभी से,
ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आप इसको आप इसको इस पॉइंट के अबाउट बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। देखो ओमेगा सेम है, ओमेगा की वैल्यू सेम है, पहले जो ओमेगा था अभी भी वही ओमेगा है। मतलब ये जो अभी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, वो भी कितना आएगा ओमेगा, वो भी कितना आएगा ओमेगा आएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अभी इसका मोशन क्या हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन। बट ये जो पॉइंट है ये हमेशा यहाँ पे थोड़ी रहेगा यार, ये प्योर रोलिंग अगर मोशन कंसिडर कर रहे हैं अपन तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, मतलब एक्सिस मूव कर रहा है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात आ रही है समझ में? मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, जो कंबाइंड मोशन है। ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है प्योर रोलिंग मोशन, है ना, अपन पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या हो गया इसका मतलब, अगर कंबाइंड मोशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो कंबाइंड मोशन होगा, उसको आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। और उसका ओमेगा जो होगा वो सेम होगा, ओमेगा क्या होगा, सेम। अच्छा इस ये बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, जीरो। अरे नहीं, प्योर रोलिंग मोशन में इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है ना, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। अब देखो ये एक्सिस किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा एक्सिस, ये एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, है ना। तो ये समझ में, अब ये देखो ये एक्सिस जो है इस प्लेन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्सिस इस प्लेन को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इस पी पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आई बात समझ, नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर मैं इसको, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर देता हूँ, क्या होगा नहीं होगा। इसका अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते ना, वो भी आता आई पी इंटू ओमेगा, ये लिखते एम वी आर प्लस आई सी एम ओमेगा, आगे सॉल्व करते तो आई पी इंटू ओमेगा आ जाता, मतलब रोलिंग मोशन वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन के इक्विवेलेंट। कैसा मोशन है, क्या लिखा है, क्या लिखा, अरे पी हमेशा इसी पॉइंट पे होगा, पी तो यहां से यहां पे आ चुका होगा ना यार, ये पी हमेशा इसी पॉइंट पे थोड़ी होगा, पी रोटेट कर रहा है, आगे जाएगा, दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो पॉइंट तो उस इंस्टेंट पे रेस्ट में रहेगा ना, वो पॉइंट तो उस इंस्टेंट पे रेस्ट में रहेगा। तो किसी भी अगर इंस्टेंट पे फाइंड करोगे तो, है ना, इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वो जीरो, है ना, हर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो।
ये क्या बन गया, प्योर रोटेशनल मोशन। डन। सिमिलरली अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं ना, सिमिलरली अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते एल, एल की वैल्यू हो जाती है आई पी इंटू ओमेगा, आई पी इंटू, तो आई ए आर क्या है, आई ए आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, इट इज एन एक्सिस about which the combined motion मतलब t plus r, सब आएगा सब आएगा, it is an axis about which the combined motion t plus r मतलब translational plus rotational is assumed to be pure rotational motion, pure rotational motion। यहाँ पे ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा ब्रैकेट में लिख लेना, रिमेन्स सेम, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। आई ए आर क्या होगा, it is always perpendicular to, it is always perpendicular to the plane of motion, to the plane of motion of rigid body, plane of motion of rigid body, and instantaneously remains at rest, remains at rest। मतलब वेलोसिटी जो होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ आई ए आर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ आई ए आर वो क्या होगी, जीरो होगी, इंस्टेंटेनियस है ना, समझ में आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through those points which are at rest, which are at rest। The point of intersection of IAR instantaneous axis of rotation with the plane of motion of rigid body is called instantaneous center of rotation, instantaneous center of rotation इसको बोलेंगे ICR, ICR। जैसे यहाँ पे ये V से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है, तो ICR किस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये जो है यही क्या है आपका ICR, ये पॉइंट जो था P, इसी को क्या बोलेंगे ICR, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IAR, है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में देखेंगे अपन कि ये कैसे फाइंड करेंगे, ICR कैसे फाइंड करते हैं। एक बार ICR फाइंड हो गया तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, IAR होगा, उसके परपेंडिकुलर IAR होगा।
तो ICR कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप एक्सरसाइज 1 2 3 4 जो भी है सॉल्व कर लीजिए। आप जहाँ पे टॉपलिंग आएगा उसको स्किप कर देना, 2-3 क्वेश्चन होगा टॉपलिंग का, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का 1-2 क्वेश्चन होगा, उसको स्किप कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आ जाएगा। नहीं नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट नहीं होगा, इसको मैं कंप्लीट करके फिर देता हूँ, इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ, फिर डाउट आए, है ना। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। तो क्योंकि 22 को है ना, 22 को तुम्हारा ये एमटी है ना, तो 22 से पहले डाउट हो जाना चाहिए। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर 2 to 3 लेक्चर्स में डाउट। अपन ने कुछ डिस्कस भी किया है, एक्सरसाइज 1 के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन है। यस, एक्सरसाइज 3 and 4, एक्सरसाइज 4 तो बोल ही सकते, एक्सरसाइज 4 चलेगा, चलेगा, कुछ भी पूछो चलेगा। हाँ बट वो बुक मेरे पास होनी चाहिए, है ना, वो टेक्स्ट बुक जो है वो मेरे पास सीवी है, मतलब फोन में ही है, तो चलेगा, कुछ भी पूछो चलेगा। अरे चलेगा, मुझे कुछ भी पूछो ना, मेरे पास है, एक सीवी है, कोई भी बुक है चलेगा, जो भी पूछना है। हाँ बट एक बार पहले बुकलेट कर लूंगा, फिर पूछ लेना, बुकलेट एक बार जो भी डाउट्स आएंगे देख लेंगे, लास्ट में तुम पूछ लेना सर HCV का ये है, ये बता दूंगा मैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो एक्सरसाइज पहले सॉल्व करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो होपफुली मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा तो डिस्कस तो करेंगे। बाय। नोट कर लिया इसको। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो बाय बाय।